हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास 11 बायोलॉजी का चैप्टर 3 प्लांट किंगडम के बारे में। इससे पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 कंप्लीट कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 प्लांट किंगडम अर्थात वनस्पति जगत के बारे में। इन द प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड एट द broad classification of living organisms under the system proposed by Whittaker, wherein he suggests the five kingdom classification via Monera, Protista, Fungi, Animalia and Plantae। ठीक है, तो पिछले चैप्टर में आपने देखा कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको विटेकर ने 5 किंगडम में डिवाइड किया था। ठीक है, जिसे मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी कहा था। तो पिछले अध्याय में आपने विटेकर द्वारा, ठीक है, विटेकर जो 1969 में विटेकर द्वारा दिए गए सजीवों के प्रमुख वर्ग के विषय में पढ़ा था और उसमें उन्होंने 5 किंगडम बताए थे, मुनरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमिलिया और प्लांटी। इन दिस चैप्टर वी विल डील in detail with further classification within kingdom Plantae, popularly known as the plant kingdom। ठीक है, तो इस चैप्टर में आपको डिटेल में किंगडम प्लांटी के बारे में बताया जाएगा, जिसे प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो किंगडम प्लांटी है वह प्लांट किंगडम के नाम से मशहूर है। इसके बारे में आप डिटेल जो है इस चैप्टर में पढ़ेंगे। वी मस्ट stress here that our understanding of plant kingdom has changed over time। ठीक है, तो हमें जो है यह ध्यान रखना है, ध्यान देने की आवश्यकता है कि जो प्लांट किंगडम है उसके बारे में समझ जो है वह समय के साथ साथ क्या हो रहा है, चेंज होता रहा है। यहाँ पर हमें इस बात पर ध्यान देने की आवश्यकता है कि प्लांट किंगडम के विषय में टाइम के अनुसार परिवर्तन आया है। Fungi and members of the Monera and Protista having cell wall have now been excluded from Plantae। ठीक है, तो अब जो है फंजाई के जो मेंबर्स होते हैं मिनरा और प्रोटिस्टा, मुनरा एंड प्रोटिस्टा, जिनमें सेलवाल पाया जाता है, अब उनको प्लांटी से निकाल दिया गया है। फंजाई एंड मेंबर्स ऑफ मुनरा एंड प्रोटिस्टा, फंजाई को और मुनरा प्रोटिस्टा के मेंबर को जिनमें सेलवाल पाया जाता है उनको प्लांटी किंगडम से निकाल दिया गया है। थ्रू अर्लियर क्लासिफिकेशन प्लेस्ड देम इन सेम किंगडम, पहले के क्लासिफिकेशन में इनको एक ही किंगडम में रखा गया है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि फंजाई और मुनरा तथा प्रोटिस्टा वर्ग के जो सदस्य हैं, ऑर्गेनिज्म हैं, जिनमें सेलवाल पाई जाती है, अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं। ठीक है, सो द साइनोबैक्टीरिया दैट आर आल्सो रिफर्ड टू एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर नॉट एल्गी एनीमोर। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, अब यह भी एल्गी में शामिल नहीं है, यह एल्गी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मुनरा जगत तथा प्रोटिस्टा वर्ग के सदस्य जिनमें सेलवाल नहीं होता है अब प्लांटी वर्ग से निकाल दिए गए हैं, यद्यप वे पहले दिए गए वर्गीकरण के अनुसार एक ही जगत में होते थे। इसलिए साइनोबैक्टीरिया जिन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है अब सवाल नहीं है। इन दिस चैप्टर, इस अध्याय में वी विल डिस्क्राइब प्लांटी अंडर एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो इस चैप्टर में आप प्लांटी के अंतर्गत एल्गी, ब्रायोफाइट, टेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में अध्ययन करेंगे। लेट अस आल्सो लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, आइए जो है इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को, ठीक है, इस तंत्र को, इस सिस्टम को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। ठीक है, लेट अस लुक द क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें
टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, कुछ इसमें जो कंसर्न है उनको समझने के लिए हम एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। ठीक है, तो इस तंत्र को प्रभावित करने वाले पॉइंट को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को आइए देखते हैं। द अर्लीस्ट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन यूज्ड ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर सच एज हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लीव etc। ठीक है, तो जो पहले के सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थे उसमें केवल ग्रास सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिए गए थे, बाहर से दिखने वाले लक्षण को ही लिए गए थे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर, शेप ऑफ लिप्स, इनको ही लिया गया था। ठीक है, तो अर्लियर क्लासिफिकेशन अर्थात पहले दिए गए वर्गीकरण में हम जो है केवल मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है, गुणों जैसे कि प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या तथा आकृति के आधार पर वर्गीकरण करते थे। ठीक है, द अर्लियर सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, पहले के जो क्लासिफिकेशन के सिस्टम थे उसमें हम सिर्फ ग्रॉस सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का ही अध्ययन करते थे, जैसे कि हैबिट, कलर, नंबर एंड शेप ऑफ लिप्स। They were based mainly on vegetative character or on the androsium structure system given by Linnaeus। वे मुख्यतः जो है वेजिटेटिव कैरेक्टर पे आधारित थे, कायिक गुणों पे आधारित थे, या फिर एंड्रोसियम के रचना के आधार पर थे। ठीक है, लिनियस के अनुसार जो था कि वह वेजिटेटिव कैरेक्टर या फिर एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर थे। सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल कहा जाता है, ऐसे सिस्टम को आर्टिफिशियल, कृत्रिम कहा जाता है, जो वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पर और एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर आधारित थे। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ये क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी अलग कर देते थे। ठीक है, ये बहुत समीप वाले संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था, क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी यह आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है अलग कर दिया था। आल्सो द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक है, इसका जो कारण है वह कि यह दोनों को प्रमुखता देता था, वह वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को इक्वल वेटेज देता था। ठीक है, द आर्टिफिशियल सिस्टम गेव इक्वल वेटेज, आर्टिफिशियल सिस्टम में समान वेटेज दिए गए हैं वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टर को। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय इन्वायरमेंट। ठीक है, इसे स्वीकार नहीं किया गया क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेजिटेटिव कैरेक्टर होते हैं वे इन्वायरमेंट के अनुसार अफेक्ट हो जाते हैं, इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज हो जाते हैं। तो वेजिटेटिव कैरेक्टर जो है इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज हो जाते हैं, इसलिए जो है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को जो है स्वीकार नहीं किया गया। तो आपने देखा, लेट अस लुक एट क्लासिफिकेशन विद इन एंजियोस्पर्म टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कंसर्न दैट इन्फ्लुएंस द क्लासिफिकेशन सिस्टम। आइए इस तंत्र को प्रभावित करने वाले बिंदुओं को समझने के लिए एंजियोस्पर्म के वर्गीकरण को देखें। द अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, ठीक है, तो पहले जो दिए गए वर्गीकरण थे वे मॉर्फोलॉजिकल, सुपरफिशियल मॉर्फोलॉजिकल के गुण जैसे कि प्रकृति, रंग, पत्तियों की संख्या और आकृति के आदि के आधार पर संबंधित थे। वे मुख्यतः कायिक गुणों और पुमंग के रचना के आधार पर थे। ठीक है, वह मुख्यतः किस पर थे? वह मुख्यतः वेजिटेटिव कैरेक्टर, कायिक गुणों और एंड्रोसियम स्ट्रक्चर, उमंग संरचना पर थे लिनियस के अनुसार। ऐसे वर्गीकरण को क्या कहेंगे? कृत्रिम। सच सिस्टम वेयर आर्टिफिशियल, ऐसा वर्गीकरण तो था, कृत्रिम था। दे सेपरेटेड द क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज सिंस दे वेयर बेस्ड ऑन अ फ्यू कैरेक्टर। ठीक है, यह जो है क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज को भी सेपरेट कर देता था, अलग कर देता था। ठीक है,
उन्होंने बहुत ही समीप वाली संबंधित स्पीसीज को अलग कर दिया था। Also the artificial system gave equal weightage to vegetative and sexual characteristics. इसके अलावा आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वह वेजिटेटिव और सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को समान वेटेज देता था। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल सिंस वी नो दैट ऑफ्टन द वेजिटेटिव कैरेक्टर आर मोर इजिली अफेक्टेड बाय एनवायरनमेंट। ठीक है, तो यह हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि वेजिटेटिव कैरेक्टर्स जो होते हैं वह एनवायरनमेंट के द्वारा प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि इसका कारण था कि बहुत ही कम गुणों पर आधारित था और कृत्रिम वर्गीकरण में कायिक और लैंगिक गुणों को समान मान्यता दी गई है। अब यह स्वीकार नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कायिक गुणों में प्रायः पर्यावरण के अनुसार परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड which were based on natural affinities among the organism and consider। ठीक है, इसके विपरीत जो है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वह जीवों में प्राकृतिक संबंध, नेचुरल अफिनिटी, जीवों में प्राकृतिक संबंध among the organism and consider। ठीक है, और इसके अलावा प्राकृतिक संबंध के अलावा बाह्य गुण के साथ साथ भीतरी गुण को भी ध्यान दिया जाता है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम में। एंड अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट आया था? आर्टिफिशियल सिस्टम के अगेंस्ट आया था। एज अगेंस्ट दिस नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम डेवलप्ड विच वेयर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज among the organism and consider not only the external feature but also internal feature like ultrastructure, anatomy, embryology and phytochemistry। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो नेचुरल क्लासिफिकेशन आया था जो कृत्रिम क्लासिफिकेशन के विपरीत था। नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है जीवों में प्राकृतिक संबंध और बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों को, एक्सटर्नल फीचर के साथ साथ इंटरनल फीचर को, जैसे कि अल्ट्रा स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, इन पे वह विकसित किया गया था, इन पर आधारित था। ठीक है, तो आपने देखा कि इसके विपरीत प्राकृतिक वर्गीकरण जो है वह जीवों में प्राकृतिक संबंध तथा बाह्य गुणों के साथ साथ भीतरी गुणों जैसे कि परारचना, शारीर, भ्रूण विज्ञान, पादप रसायन पर आधारित था। Such a classification of flowering plant was given by जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ठीक है, तो इस तरह का जो क्लासिफिकेशन है फ्लोरिंग प्लांट के लिए, पुष्पी पादपों के लिए, यह वर्गीकरण जो है जॉर्ज बेंथम और जोसेफ डाल्टन हुकर ने सुझाया था। ठीक है, तो यह जो आपका प्राकृतिक वर्गीकरण है, नेचुरल क्लासिफिकेशन है, इसे जॉर्ज बेंथम और हुकर ने दिया था, जो बाह्य गुणों के साथ साथ आंतरिक गुणों को भी देखता है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी और फोटोकेमिस्ट्री को भी ध्यान देता है। आज की बात करते हैं एट प्रेजेंट। ठीक है, वर्तमान में एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, आज जो है जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वह फाइलोजेनेटिक है, अर्थात जाति वृत्तीय वर्गीकरण तंत्र है। फाइलोजेनेटिक अर्थात जाति वृत्तीय क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप कैसा है, इस पर आधारित जो है आज का वर्गीकरण सिस्टम है जो एक्सेप्ट किया गया है, जिसे फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम कहते हैं। तो वर्तमान में हम जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो विभिन्न जीवों में इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, विकासीय संबंध पर आधारित है, को स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो एट प्रेजेंट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म आर एक्सेप्टेबल। ठीक है, तो आज जो है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम एक्सेप्ट किया गया है, जो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप
पर आधारित है जो अलग अलग जीवों के लिए है। दिस एज्यूम दैट ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैव ए कॉमन एंसेस्टर। ठीक है, इसमें यह एज्यूम किया गया है, इसमें यह स्वीकार किया गया है कि सभी जीव जो हैं समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। सभी जीवों के टेक्सा के पूर्वज एक ही थे। तो इस फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम में यह स्वीकार किया गया है, यह हमें पता लगता है कि समान टेक्सा के जीव के पूर्वज एक ही थे। दिस एज्यूम दैट, ऐसा लगता है कि द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम टेक्सा हैविंग अ कॉमन एंसेस्टर, ये सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वह सेम टेक्सा से रिलेटेड हैं और इनका जो इंसेस्टर है, इनका जो पूर्वज है वह एक ही था। We now use information from many other sources to help resolve difficulties in classification। अब जो है हम क्लासिफिकेशन की डिफिकल्टी को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सारे सोर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो अब हम वर्गीकरण की कठिनाइयों को हल करने के लिए विभिन्न सूचनाओं और अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं। दिस बिकम मोर इम्पॉर्टेंट when there is no supporting fossil evidence। यह बहुत कठिन हो जाता है जब हमें उसके बारे में कोई फॉसिल एविडेंट नहीं मिलता है। जीवाश्मी सूचना हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म के बारे में जब नहीं मिलता है तो उसके बारे में, ठीक है, उसके बारे में लिखना और कठिन हो जाता है। तो यह तब और भी कठिन हो जाता है जब उसके पक्ष में कोई भी जीवाश्मी प्रमाण उपलब्ध न हो, फॉसिल इवेंट उपलब्ध न हो। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, ठीक है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, संख्यात्मक वर्गीकरण, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी which is now easily carried out using computer is based on all observable characteristics। ठीक है, तो जितने भी ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दिखने वाले लक्षण हैं, ठीक है, वे कंप्यूटर पर आधारित जो टेक्सोनॉमी है उसे न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं, जो ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है। तो संख्यात्मक वर्गीकरण जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टरिस्टिक्स पर आधारित है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी विच इज नाउ इजिली कैरिड आउट यूजिंग कंप्यूटर is based on all observable character। Number and codes are assigned to all the character and the data then proceed। ठीक है, सभी कैरेक्टर्स के लिए नंबर और कोड अलॉट किए गए हैं और फिर डाटा को प्रोसीड किया जाता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है और जिसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। In this way, each character is given equal importance and at the same time hundreds of character can be considered। ठीक है, इसमें प्रत्येक कैरेक्टर को समान इंपॉर्टेंस दिया गया है और एक बार में सैकड़ों कैरेक्टर को कंसीडर किया जाता है। प्रत्येक कैरेक्टर को समान इंपॉर्टेंस दिया गया है और एक बार जो है सैकड़ों कैरेक्टर को कंपेयर किया जाता है, क्योंकि यह वर्क जो है कंप्यूटर की मदद से की जाती है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी आपने देखा, तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी जिसे अब सरलता से कंप्यूटरीकृत किया जा सकता है, सभी अवलोकनीय गुणों पर आधारित है, सभी ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टी पर आधारित है। ठीक है, सजीवों के सभी गुणों को एक नंबर तथा एक कोड दिया गया है तथा इसके बाद इसे प्रोसेस किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक गुण को समान महत्व दिया गया है और उसी समय सैकड़ों गुणों को ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, साइटो टेक्सोनॉमी दैट इज बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूज द केमिकल constituent of plant to resolve confusion are also used taxonomists these days। ठीक है, आजकल जो है जो टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं, these day टेक्सोनॉमिस्ट आजकल
टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, रिजॉल्व कंफ्यूजन, आजकल टेक्सोनॉमिस्ट कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, ठीक है, साइकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, कोशिकीय सूचनाओं, ठीक है, कोशिकीय सूचनाओं को यूज करते हैं, जैसे कि क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इन सब को यूज करते हैं, ठीक है। तो आजकल जो टेक्सोनॉमिस्ट हैं वह कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कोशिका वर्ग की साइटोटेक्सोनॉमी, ठीक है, साइटोटेक्सोनॉमी कोशिका वर्ग के कोशिका विज्ञानी सूचनाओं को, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन को, जैसे कि क्रोमोसोम की संख्या, रचना, व्यवहार तथा रसायन वर्ग की जो पादपों के रासायनिक कारकों का उपयोग करते हैं उनके आधार पर वर्गीकरण करते हैं, ठीक है। तो साइटोटेक्सोनॉमी दैट बेस्ड ऑन साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड कीमोटेक्सोनॉमी दैट यूज केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्लांट। कीमोटेक्सोनॉमी में प्लांट के केमिकल का यूज किया जाता है, केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखा जाता है और प्लांट के कंफ्यूजन को दूर किया जाता है। तो आजकल आप देख रहे हैं टेक्सोनॉमिस्ट जो हैं वे कंफ्यूजन को दूर करने के लिए प्लांट में केमिकल कंस्टिट्यूएंट को देखते हैं और सेल के स्ट्रक्चर को देखते हैं, क्रोमोसोम नंबर को देखते हैं, इस आधार पर जो है क्लासिफिकेशन करते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यह था आपको किंगडम प्लांटी के बारे में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसका पहला पार्ट एल्गी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।